हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे बायो में चैप्टर 2 जो पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें आगे हम पढ़ेंगे, कल हमने स्टडी की थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में ना। टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसने दिया, उसके साथ उसमें कैसे जब उसका डिवीज़न होता है, क्लासिफिकेशन होता है, तो कैसे जो भी जीव होते हैं कैसे रखे जाते हैं। ठीक, अब बात आगे बढ़ी भाई कि हमने ये बताया था आपको 6 किंगडम तक हमको पढ़ना है। कितने किंगडम तक? 6 किंगडम तक। लेकिन उसमें आज हम पढ़ेंगे थर्ड किंगडम। कौन सा किंगडम पढ़ेंगे? थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको दिया किसने था? अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, जो कि क्या थे? एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले थे और वहाँ पे क्या काम किया करते थे? जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट का मतलब आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। जूलॉजिस्ट का मतलब जो कि जीवों के बारे में अध्ययन करता है, जीवों के बारे में बताता है कुछ, उसे क्या कहते हैं? जूलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ साइंटिस्ट होते हैं, तो साइंटिस्ट में ये भी एक पोस्ट है। ओके, ये भी एक, यानी जब वो जूलॉजी से कोई भी चीज़ के बारे में खोज करेगा तो क्या कहलाएगा? जूलॉजिस्ट कहलाएगा। बॉटनी के बारे में खोज करेगा तो बॉटनिस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो क्या थे? जर्मनी के रहने वाले थे अर्नस्ट हैकेल। ओके, सन 1866 यानी 1866 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? ये बताया, अपनी एक बुक दी, एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम था जनरल मार्फोलॉजी डर ऑर्गेनिज्म। जनरल मार्फोलॉजी डर ऑर्गेनिज्मेन। ओके, तो इस बुक में इन्होंने ये बताया कि जो क्लासिफिकेशन हुआ है, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ है, लेकिन इसमें एक और किंगडम लाया जा सकता है, और वो किंगडम इन्होंने कहा अपनी इस बुक में दिया उसका नाम, कि ये भी एक किंगडम आ सकता है, ये भी एक जगत आ सकता है। उसके बाद फिर क्या किया? हैकेल ने उसका एक नाम दिया। हैकेल ने क्या किया? हैकेल नेम दिस थर्ड किंगडम एज प्रोटिस्टा। हैकेल ने क्या किया? उसका जो नाम दिया, उसका नाम क्या दिया? प्रोटिस्टा। यानी उस किंगडम का नाम जो दिया, तीसरे किंगडम का नाम, वो क्या दिया? प्रोटिस्टा दिया। द किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड ऑल द सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक्स। और उस किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत जितने भी जीव आए वो कैसे थे? यूकैरियोटिक थे और सिंगल सेल्ड थे। सिंगल सेल्ड मतलब एक कोषीय जीव थे। ठीक, अब उसके बाद जो उनका जो भी किंगडम था उसका थोड़ा नाम देख लेते हैं। तो पहला था किंगडम प्लांटी, दूसरा था किंगडम एनिमेलिया, और तीसरा क्या था? किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक, अगर इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अगला किंगडम हमारा है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें कितने किंगडम आएंगे? इसमें 4 किंगडम रहेंगे, और वो उन 4 किंगडमों में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, मल्टीसेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, सबको उस 4 किंगडम में डिवाइड करके रखा गया है। इट वाज गिवन बाय कोपलैंड इन 1956। यानी ये जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसको सर्वप्रथम किसने दिया? कोपलैंड ने दिया। कब दिया? सन 1956 ईस्वी में। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अनुसार, यानी ये जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण का जो ये तरीका है, इसके आधार पे कैसे वर्गीकरण किया गया? इसमें फर्स्ट किंगडम माइकोटा या फिर मोनेरा के नाम से, पहला किंगडम जो रखा गया, क्या नाम से रखा गया? माइकोटा, या फिर उसको हम मोनेरा के नाम से भी जानते हैं। हैविंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसमें जितने भी जीव आए कैसे आए? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव हो। प्रिमिटिव मतलब अल्प विकसित केंद्रक जिनका, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। इट इज ग्रीक एंड लैटिन वर्ड। उसके बाद फिर अगला जो किंगडम आया वह किंगडम है प्रोटिस्टा। दूसरा किंगडम जो कोपलैंड ने जब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किया तो उसमें उनका जो दूसरा किंगडम था वो था प्रोटिस्टा। हैविंग ट्रू न्यूक्लिएट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें भी क्या हुआ? ट्रू न्यूक्लिएट मतलब यूकैरियोटिक, इसको हम क्या कह सकते हैं? यूकैरियोटिक भी कह सकते हैं। ओके, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस कहाँ पे पाया जाता है? जितने भी जीव यूकैरियोटिक होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस यानी वास्तविक केंद्रक पाया जाएगा, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? यूकैरियोट कहते हैं। ओके, उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। कैसे ऑर्गेनिज्म इस समूह में आएंगे? जो कि यूनिसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोष की, यूकैरियोटिक मतलब ट्रू वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तीसरा किंगडम क्या था उनका? प्लांटी था।
हैविंग फोटोसिंथेसिस एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें कैसे ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, सूर्य की उपस्थिति में जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उन्हें क्या कहा जा सकता है? उन्हें कहा जा सकता है फोटोसिंथेटिक प्लांट। फोटोसिंथेसिस करते हैं वो, इसलिए उनको क्या कह सकते हैं? फोटोसिंथेटिक कह सकते हैं। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे? जिनमें मल्टीसेलुलर यानी उनकी जो कोशिकाएं होंगी वो एक से अधिक होंगी। यूनिसेलुलर मतलब जिनमें एक कोशिकाएं पाई जाएं, लेकिन मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकी, जिनमें एक से अधिक कई कोशिकाएं पाई जाएंगी। तो उनको किस में रखा उन्होंने? प्लांटी एक समूह था, उस प्लांटी के समूह में, उस प्लांटी के जगत में उन सभी जीवों को रखा। उसके बाद अगला किंगडम इनका आया एनिमेलिया। चौथा किंगडम इनका क्या था? एनिमेलिया। हैविंग नॉन फोटोसिंथेटिक एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें भी कैसे जीव थे? मल्टीसेलुलर तो थे, यानी इसमें जितने भी जीव थे कैसे थे? मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय थे। लेकिन इसमें एक चीज थी कि जो कि कैसे थे? नॉन फोटोसिंथेटिक, यानी वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते थे, सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन वो नहीं बनाते थे, बल्कि वो किसी न किसी अन्य जीवों पर या अन्य वस्तुओं पर निर्भर रहा करते थे अपने भोजन ग्रहण करने के लिए। ओके, तो इसे ऐसे जो भी जीव थे उनको किस में रखा गया? एनिमेलिया में रखा गया। तो कोपलैंड के आधार पर किंगडम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पड़ा। ओके, पहला किंगडम था माइकोटा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था प्लांटी और चौथा क्या था? एनिमेलिया। माइकोटा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे, प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे, उसके साथ प्लांटी के अंतर्गत जो भी जीव आएंगे वो मल्टीसेलुलर होंगे, लेकिन फोटोसिंथेसिस भी साथ साथ करेंगे। लेकिन वहीं अगर एनिमेलिया में देखा जाए तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। लिख लीजिए इसको। अब आगे हम शुरू करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या होगा? सीधी बात है, इसके नाम से ही थोड़ा समझ लेते हैं कि 5 किंगडम मतलब इसमें 5 किंगडम होंगे। इसमें कितने जगत होंगे? 5 जगत होंगे, क्योंकि इसका नाम ये 5 किंगडम। ओके, इट वॉज गिवन बाई R.H. विटेकर। ये किसके द्वारा दिया गया? R.H. विटेकर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। कब दिया गया? इन 1969। 1969 में R.H. विटेकर आए और उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया, और वो क्लासिफिकेशन क्या था आगे इसमें पढ़ते हैं, हम जानते हैं कैसे उन्होंने कैसे अपना वर्गीकरण दिया होगा, जो कि NCERT में केवल हमको जो भी पढ़ना है वो पढ़ना केवल है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ना है। यानी इसके जो भी किंगडम है उन सारे किंगडमों को हम क्या करेंगे? एक एक किंगडम को विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे NCERT। ओके, इन दिस क्लासिफिकेशन ऑल ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम। ये जो पूरा क्लासिफिकेशन हुआ है, इस क्लासिफिकेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस पृथ्वी पर, जो भी ऑर्गेनिज्म है उन सभी ऑर्गेनिज्म को 5 बड़े जगतों में बांटा गया है। 5 जगत में बांटा गया, 5 किंगडम में उनको डिवाइड किया गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यानी तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है यह आधारित किस पे है? कैसे इस किंगडम का जो क्लासिफिकेशन हुआ, ये कैसे किस तरीके से जीव को रखा उन्होंने, कैसे उनका समूह बनाया। ठीक, तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? देखा सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर देखने का मतलब क्या है? सेल स्ट्रक्चर से हम ये समझते हैं वो जीव क्या है? प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक। यानी सबसे पहले उन्होंने ये इस आधार पे क्लासिफिकेशन किया कि वो जो भी जीव है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो कैसा है? प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक समझते हो, यूकैरियोटिक चलो एक बार जान लेते हैं क्या है। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें विकसित केंद्रक नहीं होगा वो प्रोकैरियोटिक है, लेकिन जिसमें विकसित केंद्रक होगा वो क्या है? यूकैरियोटिक है। ठीक, तो यानी जो पहला जो उनका क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था? सेल स्ट्रक्चर पे। किस पे? सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। दूसरा उनका जो क्लासिफिकेशन था वो इस पे बेस्ड था कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा? बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक,
उनकी अगर बॉडी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो बॉडी स्ट्रक्चर देखने का मतलब ये है कि वो कैसे, उनके जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, यानी वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर। ठीक, ये किसके अंतर्गत आया? बॉडी स्ट्रक्चर। जब उन्होंने देखा उसका बॉडी स्ट्रक्चर तो उसमें ये देखा कि कुछ जीव हैं जिनमें एक कोशिकाएं पाई जा रही, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जा रही। ठीक, तो ये क्या हुआ? उनका दूसरा क्लासिफिकेशन जो बेस्ड था वो किससे बेस्ड था? बॉडी स्ट्रक्चर से। तीसरी चीज उन्होंने क्या देखा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वो जब भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, न्यूट्रिशन का मोड क्या है। तो जो उनके न्यूट्रिशन का मोड था वो था ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, ये क्या था उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी उनके जो न्यूट्रिशन का मोड है वो क्या है? वो ऑटोट्रॉप हैं, स्वपोषी हैं, या हेटेरोट्रॉप है यानी विषमपोषी। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाए, विषमपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं न बनाए। ओके, यानी वो ऑटोट्रॉप है या फिर हेटेरोट्रॉप है। इस पे तीसरी चीज ये आई कि वो भोजन ग्रहण करेंगे तो कैसे करेंगे, स्वयं बना रहे हैं भोजन या फिर किसी दूसरे पे निर्भर हैं। ओके, फिर उसके बाद अगला टॉपिक आया उनका इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल, यानी वो जब रह रहे हैं तो उनमें जो उनका इकोसिस्टम है, उनके इकोसिस्टम से उनका क्या ताल्लुकात है। ओके, वो इकोसिस्टम में कैसे रहते हैं। तो उनके इकोसिस्टम में रहने का जो तरीका था वो क्या था? वो था प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एंड डिकम्पोजिटर। यानी जो उनकी इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल क्या थी? वो थी कि वो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, तीन भागों में उनका डिवीजन हुआ था। ठीक, तो इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ, जो इन्होंने जो विटेकर ने, आर.एच. विटेकर ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया वो इस आधार पे दिया कि उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो प्रोकैरियोटिक हो सकता है या फिर यूकैरियोटिक। उसके बाद अगला चीज उन्होंने बताया बॉडी स्ट्रक्चर, इनकी जो शरीर की संरचना है वो कैसी होगी। तो बॉडी के शरीर का स्ट्रक्चर देखा गया तो यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर हो सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया तो या तो ऑटोट्रॉप होंगे या फिर हेटेरोट्रॉप होंगे। इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल देखी गई तो यानी उसमें सबसे पहले प्रोड्यूसर आएंगे, फिर कंज्यूमर आएंगे, तब फिर डिकम्पोजर आएंगे। उसके बाद उनमें जो कुछ भी जेनेटिक रिलेशन था, जो कुछ भी उनमें अनुवांशिकी रिलेशनशिप थी, उसको भी देखते हुए, इन सब को ध्यान में रखते हुए आर.एच. विटेकर ने क्या किया, अपना एक 5 जगत का जो वर्गीकरण दिया वो दिया उन्होंने। ठीक, उसमें जो पहला जगत है द 5 किंगडम गिवन बाय विटेकर यानी नीचे दिए गए हैं। पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई या फंगी, चौथा था प्लांटी और पांचवा था एनिमेलिया। ठीक, इन 5 किंगडमों में आर.एच. विटेकर ने क्या किया, अपना वर्गीकरण दिया। वह वर्गीकरण किस आधार पे? कोश की संरचना के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया के आधार पर, उसके साथ साथ इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल के आधार पर और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर। ठीक है, तो क्या था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने दिया था, जो कि हमें एनसीईआरटी में विस्तार पूर्वक से किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी, एनिमिलिया, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना। ठीक, क्लास 11 का जो सिलेबस एनसीईआरटी का है वो ये कहता है कि इन सब को हमको पूरे विस्तार पूर्वक सबके बारे में जानना है, यानी उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके साथ
उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, आदि सब कुछ। ओके, लिखना चाहे लिख लीजिए आप लोग। अब आगे पढ़ेंगे सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी नाम से ही जाहिर हो गया कि सिक्स किंगडम मतलब इसमें 6 किंगडम होंगे, तभी जिसका नाम सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन पड़ा। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब 6 किंगडम। दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट, यानी ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया है भाई, अभी तक कई क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं हम, लेकिन अब एक नया शब्द आया हमारी इस क्लासिफिकेशन में, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, यानी कुछ सूक्ष्म चीज रही होंगी तभी माइक्रो का नाम आया। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, माइक्रो मतलब होता है क्या, बड़ा, MACRO, और माइक्रो मतलब छोटा। ठीक, इसका नाम आया, इसका मतलब ये है कि कुछ छोटी चीज रहेंगी जिनके कारण ये सिक्स किंगडम का क्लासिफिकेशन आया है। ठीक, कोई बहुत छोटी चीज रही होगी जिसके कारण ये सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आया, यहीं से जाहिर हो जाता है। ओके, जो ये क्लासिफिकेशन दिया गया ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने दिया। किन्होंने दिया? माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने दिया, जिनका नाम था कार्ल वोयस, ओ कैंडलर, ML विलिस। कार्ल वोयस, ओ कैंडलर और ML विलिस, इन तीनों ने अपना कुछ न कुछ थोड़ा बहुत मत दिया, और उसके बाद फिर क्या हुआ, सन 1990 में 1990 में क्या हुआ, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन निर्माणित हुआ या निर्माण किया गया उसका। ठीक, उसमें क्या किया गया कि जो भी जीव थे उन जीवों के बारे में, उनके DNA के बारे में अध्ययन किया गया, उनके अंदर जो DNA उपस्थित था उसके बारे में अध्ययन किया गया। यानी DNA क्या है, एक माइक्रो पार्ट है। ठीक, छोटा पार्ट है जिसको हम ऐसे आसानी से नहीं देख सकते, बल्कि उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और ये करता कौन है, जो कि माइक्रोबायोलॉजी से स्टडी करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। जो कि किसके बारे में अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। और कार्ल वोयस, ओ कैंडलर और ML विलिस जो थे ये क्या थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, यानी सूक्ष्म जीवों के बारे में ये क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। इस क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, जो किंगडम मोनेरा था वो खुद में ही दो भागों में, दो जगतों में विभाजित हो गया, दो जगतों में विभाजित हो गया, जिसका जो नाम था वो क्या था, एक था आर्की बैक्टीरिया और दूसरा क्या था, यू बैक्टीरिया। एक आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया, यानी जो किंगडम मोनेरा था वो खुद में दो भागों में, दो जगतों में विभाजित हो गया। पहले का नाम था आर्की बैक्टीरिया, दूसरे का नाम था यू बैक्टीरिया। ठीक, किस आधार पे इसका विभाजन हुआ, तो इसका विभाजन DNA के आधार पे हुआ है। जो जीवों के अंदर DNA पाया गया उसके आधार पे इसका विभाजन हुआ है। ठीक, इसमें सिक्स किंगडम के जो नेम हैं वो नेम कौन कौन से हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगाई या फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ये जो 6 किंगडम हैं किसने दिया, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल वोयस, ओ कैंडलर और ML विलिस के द्वारा दिया गया सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें 6 किंगडम बनाए गए, जिसमें 6 जगत बनाए गए। जिसमें से अगर हम देखें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से जो लीनियस ने दिया था, किसने दिया था, लीनियस ने दिया था, उनके अंदर क्या था, 2 क्लासिफिकेशन किया था, एक यही दोनों किया था। 2 किंगडम में कौन कौन थे, एक प्लांटी था और एक एनिमेलिया था। 3 किंगडम में क्या आया, 3 किंगडम में प्रोटिस्टा भी जुड़ गया, 3 किंगडम में प्रोटिस्टा भी जुड़ गया। 4 किंगडम में क्या हुआ, फंजाई भी जुड़ गई। और 5 किंगडम में एक जगत आया जिस जगत का नाम था मोनेरा, वो भी जुड़ गया। और 6 किंगडम में वही मोनेरा जगत 2 भाग में विभाजित हो गया, और एक आर्कियो बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया के आधार पे दो किंगडम फिर से निकल आए। इन दोनों में भाई देखा गया कि मोनेरा में ही बहुत से ऐसे जंतु हैं जिनका DNA, RNA और सब कुछ, जो भी अंदर के जो न्यूक्लिक एसिड थी वो मैच अच्छे से नहीं कर रही थी। सब में अलग अलग तरीके के कुछ ना कुछ अंतर था, कुछ ना कुछ।
तो क्या किया गया, उनके अंतर को देखते हुए 2 भागों में उनको विभाजित कर दिया गया। ठीक, लिखना चाहे तो लिख लीजिए। उसके साथ साथ आपका जो ये चैप्टर था, इस चैप्टर में हमने आपसे पहले भी इस चैप्टर की जब शुरुआत की थी तो हमने कहा था कि एनसीईआरटी में केवल आपको क्या पढ़ना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने दिया है। कब दिया है, सन 1969 में दिया है। वही हमको पूरा पढ़ना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक, ये अभी तक जो हमने बताया आपको, ये केवल इसलिए बताया कि आप ये जानते रहें कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसा था, 3 किंगडम कैसा था, 4 किंगडम कैसा था और 6 किंगडम कैसा था। इसलिए ये पूरी जानकारियाँ आपको दी गई हैं। ठीक, कल से हम आएंगे एनसीईआरटी में एक एक किंगडम के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक, उस किंगडम के बारे में जो कुछ भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि मोनेरा कैसे था, प्रोटिस्टा में कैसे जीव होते हैं, उसके बाद फंजाई में कैसे जीव होते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनाइजेशन, शेप, साइज, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। कब, अगली वीडियो में। ठीक है, तो अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी किंगडम में कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। हम उस आपकी वो जो कन्फ्यूजन होगी उस कन्फ्यूजन को हटाने का प्रयास जरूर करेंगे। ओके, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू क्लास।